नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। शिलंग, पुणे और नागपुर में ब्यूरो के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की सांप्रदायिक हिंसा के बाद सासाराम और बिहार शरीफ में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। अब तक 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दोबारा उपयोग वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग का मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया। पीवी सिंधु मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मरिस्का तुंजुंग से हारी। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 72 रन से हराया। बेंगलुरु में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर सीबीआई में उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सर्वोत्तम जांच अधिकारी के लिए स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। श्री मोदी शिलंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। श्री मोदी सीबीआई के ट्विटर हैंडल की शुरुआत करेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने कहा है कि कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हरित हाइड्रोजन मुख्य उपाय के तौर पर उभर रहा है। श्री भल्ला आज गुजरात के गांधीनगर में G20 से संबद्ध समूह की बैठक से अलग हो रहे एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री भल्ला ने बताया कि भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर खनिज बिजली की उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। By 2030, the mission targets to achieve at least 5 million metric tons of annual green hydrogen production capacity in the country. This will come along with the associated renewable energy capacity of about 125 gigawatts. This scale of requirement is expected to bring over $100 billion in total investments and generate employment for over 600,000 people in the country. हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा विषय पर आयोजित G20 विज्ञान शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंच गए हैं। शिखर बैठक कल होगी। इसमें विदेशों से 85 शिष्टमंडल भाग ले रहे हैं। सम्मेलन 4 अप्रैल को समाप्त होगा। G20 में रोजगार कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक कल गुवाहाटी में होगी। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरक्षण और सुरक्षा के लिए सतत वित्त पोषण प्रमुख 3 मुद्दे होंगे। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगों के 2 दिन बाद भी स्थिति तनावपूर्ण है। आज तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवाएं स्थगित हैं। पुलिस महानिदेशक RS भट्टी ने कहा है कि अब तक 109 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां तैनात किए जाने की मांग की है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार शरीफ में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के बीच मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी ही कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति दिलाएंगे। मोदी जी ही बिहार में कानून और व्यवस्था ठीक करेंगे। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। गृह मंत्री ने आज बिहार के नवादा के हिसुआ में एक जनसभा को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार लोकसभा चुनाव के बाद गिर जाएगी। श्री शाह ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और राज्य में जंगल राज लौट रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र राठौड़ को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को विधानसभा में विपक्ष का उपनेता बनाया गया है। जयपुर में पार्टी मुख्यालय में राज्य भाजपा विधायक दल की बैठक में आज ये निर्णय लिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दोबारा उपयोग वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग का मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रक्षेपण यान RLV-LEX का परीक्षण आज तड़के कर्नाटक में चित्रदुर्ग के परीक्षण रेंज में किया गया। एक रिपोर्ट। परीक्षण के दौरान वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने प्रक्षेपण यान को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया। वहां से प्रक्षेपण यान ने 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई पट्टी पर स्वतः लैंडिंग की। इस दौरान वो सभी 10 मानदंडों पर खरा उतरा। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाला प्रक्षेपण यान बनाने के और करीब पहुंच गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने परीक्षण से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी है। बेंगलुरु से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन की उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने 1,94,00,000 टन से अधिक हॉट मेटल और तकरीबन 1,83,00,000 टन क्रूड स्टील का उत्पादन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कंपनी लगातार अपने उत्पादन में सुधार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेल की इस उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। विदेश मामलों और विदेश व्यापार के मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी उनके साथ आ रहे हैं। यात्रा के दौरान भूटान नरेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और वरिष्ठ अधिकारी भी भूटान नरेश से भेंट करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग की पुरानी परंपरा है, जो दोनों देशों के बीच आपसी सहमति और भरोसे का प्रतीक है। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग और आर्थिक विकास तथा सहयोग सहित द्विपक्षीय भागीदारी को और मजबूती मिलेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में नई आयकर व्यवस्था, महत्वपूर्ण विशेषताएं और इसके लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-233-14444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की जनता को लगभग 2,500 करोड़ रुपए मूल्य की 11 विशेष योजनाओं के लिए बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल इन योजनाओं का उद्घाटन किया था। और अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है आतंकवाद की चुनौती। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा।
इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 38वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात कार्यक्रम का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की चुनौती से दुनिया को सचेत रहने की अपील की। आतंकवाद से भारत वर्षों तक जूझता रहा है। वैश्विक मंचों पर जब भारत की ओर से इसकी चर्चा होती थी तो भारत की बात से दुनिया कम ही इत्तेफाक रखती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया पर आतंक का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अब समूचा विश्व आतंकवाद को मानवता पर सबसे बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। 26 नवंबर 2017 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने आतंक की चुनौती को इन शब्दों में दुनिया को याद दिलाई। कुछ वर्ष पहले भारत जब दुनिया के सामने आतंकवाद की चर्चा करता था, आतंकवाद से भयंकर संकट की चर्चा करता था, तो दुनिया के बहुत लोग थे जो इसको गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब आज आतंकवाद उनके अपने दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, तब दुनिया की हर सरकार, मानवतावाद में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकारें आतंकवाद को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवतावाद को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए अब सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करके ही रहना होगा। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला प्रतिदिन सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में सुन सकते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में शेर घाटी के पास देहरादून मार्ग पर राज्य परिवहन की एक बस के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 22 अन्य घायल हो गए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस और स्थानीय पुलिस के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला है। पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का आज सवेरे गुजरात के जामनगर में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री दुर्रानी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सलीम दुर्रानी के निधन पर दुख व्यक्त किया। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हार गई हैं। फाइनल में आज सिंधु को इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मरिस्का तुंजुंग ने लगातार गेम में 21-8 से पराजित किया। वहीं जापान के केंता निशिमोतो ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। निशिमोतो ने दूसरी वरीयता प्राप्त अपने ही देश के कांता त्सुनेमा को 15-21, 21-18, 21-19 से पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 72 रन से हरा दिया है। राजस्थान रॉयल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 203 रन बनाए। उधर बेंगलुरु में इस समय मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 15 ओवर में 5 विकेट पर 102 रन बना लिए थे। रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ को राजस्थान के झुंझुनू जिले में सतत विकास और भू जल संरक्षण पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। श्रीमती धनखड़ को यह उपाधि आज टोंक जिले में बनस्थली विद्यापीठ में एक दीक्षांत समारोह में दी गई। श्रीमती धनखड़ को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये उपाधि प्रदान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। शिलांग, पुणे और नागपुर में ब्यूरो के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की सांप्रदायिक हिंसा के बाद सासाराम और बिहार शरीफ में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। अब तक 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दोबारा उपयोग वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग का मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया।
पीवी सिंधु मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मरिस्का तुंजुंग से हारी और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 72 रन से हराया। बेंगलुरु में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।